हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 भूगोल का 11वां पाठ, यानी ये कक्षा 7 का भूगोल विषय का 11वां पाठ है। इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में इसमें हम देखेंगे क्या, टैगा एवं टुंड्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर अधिकांश महीनों में, यानी 12 महीने होते हैं, इनमें से अधिकांश महीनों में क्या, गर्मी का अनुभव होता है। कुछ ही महीनों में आपको बहुत कड़ाके की ठंड मिलेगी। जैसा कि आप अभी आपका छुट्टी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। तो ये टाइम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कम कुछ ही दिनों के लिए होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, सभी जगह पे क्या एक जैसा मौसम होता होगा हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? क्या आपने सोचा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, कैसा रहता होगा? हाँ बिल्कुल, अलग अलग जगहों पे मौसम अलग अलग होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, इसकी वजह से, और साथ ही साथ सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी वजह से ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए अगर आपके यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड हो, नदी तालाब सब बर्फ़ के रूप में जम जाए तो कैसा होगा? यहाँ जीव जंतु, यहाँ के रहने वाले लोग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए इसी को हम आगे समझेंगे। आगे क्या है, टैगा प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आगे है टैगा प्रदेश। तो टैगा प्रदेश को हम समझते हैं। पहले टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, टैगा प्रदेश किसे कहते हैं, इन सब बातों को समझेंगे। तब देखिए, जो टैगा प्रदेश है, यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 अंश उत्तरी अक्षांश से 65 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लिब्राडोर तक, यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। अब मानचित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है, ये अलास्का से लेकर के लिब्राडोर तक, ये अलास्का से लेकर के लिब्राडोर तक, ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर लिब्राडोर तक है। अगर हम बात करेंगे यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके, तो देखिए यूरोप और एशिया दोनों में ये फैला हुआ है टैगा प्रदेश। ये क्या टैगा प्रदेश को दिखा रहा है, अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ कौन सा जगह है, फिनलैंड। फिनलैंड से लेकर के उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक, फिनलैंड से लेकर के उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक, ये जो आपका फिनलैंड है वो यूरोप महाद्वीप में है और ये वाला जगह एशिया महाद्वीप में है। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मानचित्र पर टैगा प्रदेश का विस्तार समझ गए होंगे। इस प्रदेश की जलवायु विषम है। शीत लंबी, यानी कि जो ठंडी होती है शीत ऋतु वो लंबी होती है, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु लंबी होती है, ठंडी होती है और कठोर होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। यहाँ पर क्या, शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। जो आंधी चलती है वो बहुत ठंडा ठंडा रहती है, उसमें बर्फ़ जैसा टुकड़ा इसमें आपको मिलेगा, तो बर्फीली आंधियाँ इसको कहते हैं कि बर्फीली आंधियाँ चलती। और यहाँ पर हिमपात होता है, यानी कि जो बारिश होता है वो बर्फ़ के रूप में होता है, हिमपात। ठीक है, नदियाँ और जलाशय 6 से 7 माह बर्फ़ से ढके रहते हैं, यानी कि जो नदी और जलाशय है वो 6 से 7 माह तक बर्फ़ से ढके रहते हैं, एकदम जमा हुआ रहता है, ऊपर का लेयर एकदम जमा हुआ रहेगा, बर्फ़ से ढकी रहेंगे। ठीक है चलिए इसको आगे हम देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे। देख, जैसा कि देख रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है कि शीत ध्रुव कहलाने वाला, ठीक है, बर्खोयांश
शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्फोयांश इसी, ठीक है, बर्फोयांश नगर इसी प्रदेश यानी कि साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। जो बारिश होती है जल और हिम के रूप में होती है, यानी कि बर्फ पड़ता है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, शंकु के आकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रदेश में? टैगा प्रदेश में, ठीक है। टैगा प्रदेश में क्या? शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। जो शंक्वाकार वन होते हैं उनको हम साइबेरिया में क्या कहते हैं? टैगा कहते हैं। टैगा रूसी भाषा का शब्द है। टैगा किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का शब्द है। इसका आधार, ठीक है, इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं? इसको टैगा प्रदेश कहते हैं। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्ती वाले होते हैं। यानी कि जो इधर टैगा प्रदेश में वन होते हैं वो सीधे होंगे, लंबे होंगे, पतले होंगे और नुकीली पत्ती वाली होंगे। ये सदैव हरे भरे रहते हैं, यानी कि इधर का जो वृक्ष है वो सदैव हरा, यानी टैगा प्रदेश का वृक्ष सदैव हरा भरा रहता है। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। टैगा वाले जो प्रदेश हैं या टैगा वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? केवल उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो शंकुधारी वन है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाया जाता है इसको भी हम समझते हैं। चलिए देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? बोरियल कहते हैं, बोरियल वन भी कहते हैं। इन्हें हम बोरियल वन भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, ठीक है, वाल्सम, रेडवुड, ये क्या वृक्ष के नाम हैं जो इस प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रदेश मीन्स टैगा प्रदेश में जो पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, कोड़धारी वृक्ष, ठीक है। अब हमें ये समझने की बात ये है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाया जाता। ऊपर अभी हमने देखा कि ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाया जाता। यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 50 अंश दक्षिणी अक्षांश से 65 दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। मतलब पूरा पानी ही पानी है, तो कैसे होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जलमंडल पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर टैगा प्रदेश का विस्तार नहीं है। अब आइए इसको हम मानचित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए ये ऊपर आते हैं, ये मानचित्र है। इस मानचित्र के द्वारा हम समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये आपको मिलेगी उत्तरी अक्षांश में। कहाँ से कहाँ तक? 50 से 65 के बीच। अब जब 50 से 65 के बीच नीचे जाएंगे ना तो ये जलमंडल है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो उगेंगे नहीं। तो यही कारण है कि आपको दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, टैगा प्रदेश नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर है, ये टैगा प्रदेश को बता रहा है। तो मेन कारण यही है कि यहाँ पर पूरा जलमंडल है, जलमंडल होने की वजह से यहाँ पर टैगा प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप टैगा प्रदेश का लोकेशन वगैरह समझ गए होंगे। मैं इतना आपको फिर से रिवीजन करा दूं। हमने पढ़ा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में टैगा प्रदेश, ठीक है। हमने देखा कि टैगा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो टैगा प्रदेश का विस्तार 50 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। यहाँ पर ही क्यों है? क्योंकि दक्षिण में जाओगे तो आपको मिलेगा जलमंडल, तो जलमंडल होने की वजह से वहाँ पर इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है हमने ये देखा, अलास्का से लेकर लिब्राडोर तक, कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, यूरेशिया में, फिनलैंड से लेकर के पूर्वी साइबेरिया तक, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। टैगा किस भाषा का शब्द है उसको हमने पढ़ा। टैगा रूसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि इस प्रदेश की जो मिट्टी है वो कैसी है। देखो आप यहाँ देखोगे तो आप पाओगे कि जो मिट्टी है यहाँ की हमें बर्फ़ से ढका हुआ यहाँ पे सारा कुछ लग रहा है कि ऐसा कि सब मैक्सिमम टाइम बर्फ़ से ढका है।
तो बर्फ़ से ढका है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं होगी। तो वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ़ के जमे हो, ठीक है, रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। देखो, बारिश होती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो अपर्दन क्रिया होती है, अपर्दन क्रिया होती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अपर्दन क्रिया हो ही नहीं रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो क्या नहीं हो रही है, तो मिट्टी का निर्माण ही नहीं हो रहा है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली है। यहाँ पे मिट्टी पाई भी जाती है तो वो बारीक नहीं होती है, कैसी होती है, पथरीली मिट्टी होती है, जिसे धूसर या, ठीक है, पौडजाल के नाम से हम जानते हैं, जिसे धूसर या पौडजाल के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, यानी इसमें बहुत खेती नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित रहते हैं। यानी जो टैगा प्रदेश में लोग रहते हैं वो वन पे आश्रित रहते हैं या अन्य सोर्सेज पे आश्रित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी नहीं पाई जाती, यहाँ पर खेती नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ के जीव जंतु के बारे में। यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, तो जीव जंतु के बारे में हम बात करें, यानी एनिमल्स के बारे में बात करें, तो इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि ये, ठीक है, शीतकाल की कठोरता, अधिक ठंडी को सहन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनका शरीर इस प्रकार से बना है कि वो अधिक ठंड को बर्दाश्त कर सके, सहन कर सकें, अधिक ठंड को, ठीक है, सह सकें। तो ऐसा उनका शरीर बना हुआ है, किनका, एनिमल्स का, ठीक है। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल या घने बाल वाले होते हैं, और जो अधिकांश जीव जंतु होते हैं वो मोटी खाल वाले और अधिक बाल वाले होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें ठीक है, समूरदार जानवर कहते हैं, समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, देखो, रेंडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंघा, रिछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि, ठीक है, समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। इनके अलावा अन्य समूरधारी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर मीन्स टैगा प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या होती है। जब मौसम परिवर्तन होने लगता है तो जीव जंतुओं के लिए खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ़ जम जाती है तब ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, अब देखते हैं यहाँ पर हम, चलो आगे देखते हैं। तो कुछ टाइम क्या होता है, धरातल पे पूरा बर्फ़ जमा रहता है, तो बर्फ़ जमा रहता है तो क्या करते हैं, कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं, मतलब एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं बहुत दिनों तक के लिए। जैसे हमारे यहाँ, ठीक है, सांप, छिपकली और मेढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। आप अभी देख पा रहे हो कि छिपकली बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिल पा रहे हैं, सांप नहीं मिलते हैं देखने को, ठीक है, मेढक नहीं मिलते हैं, तो ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर छिप करके रहते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ़ की परत के नीचे होते हैं, कुछ छोटे जीव होते हैं जो बर्फ़ की परत के नीचे रहते हैं। ये बर्फ़ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जो बर्फ़ से ढकी झाड़ियाँ हैं उनसे अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे मछली आदि। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे वीवर, ठीक है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो उनको पता रहता है कि अब ठंडी का मौसम आने वाला है, तो ये क्या करते हैं, ठंडी का मौसम आने वाला होता है तो अपने लिए भोजन इकट्ठा करके रख लेते हैं। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंघा, रिछ आदि। मतलब कहने का, कुछ जीव जंतु होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर जहाँ पे उनको भोजन मिले वहाँ पर चले जाते हैं। आपने सुना होगा नाम कि इस टाइम पे ठंडी में भारत में साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक है, साइबेरियन आपको गंगा नदी में देखने को मिल जाएंगे ठंडी के मौसम में साइबेरियन पक्षी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक लंबी यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं,
ठीक है। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों, देखो हमने बताया यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, मैदान, ठीक है, मैदानी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। शीत ऋतु में इधर की तरफ आते हैं और जैसे ही ग्रीष्मकाल आता है वो पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। सर तब तो यहाँ पर मानव जीवन बड़ा कठिन होगा। बिल्कुल, मानव जीवन इतना आसान नहीं है यहाँ पर। चलिए आइए समझते हैं मानव जीवन के बारे में। यानी कि जो टैगा प्रदेश है यहाँ पर मानव जीवन कैसा है। मानव जीवन यानी ह्यूमन लाइफ। इस प्रदेश में वर्ष की 6 से 7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने, ठीक है, ग्रीष्मकाल की कम अवधि, अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। भाई हमेशा बर्फ़ ही पड़ेगा तो खेती कौन सी करोगे वहाँ पे आप। मिट्टी भी नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है तो कहाँ से खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए खेती करना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर मीन्स टैगा प्रदेश में। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। भाई बहुत ठंडी है तो यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम रहती है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियाँ रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियाँ ठीक है, बस्तियाँ स्थापित हुई हैं। यानी यहाँ के रिसोर्स का प्रयोग करने के लिए कुछ नई बस्ती यहाँ पर स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। देखो आप यहाँ पर देखो, पेड़ों की कटाई मशीन से किया जा रहा है। पेड़ को मशीन से लादा जा रहा है गाड़ी पर, ठीक है, ट्रक पे, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। चलिए, लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी के लट्ठों से क्या करते हैं, इमारती लकड़ी, लुगदी। आप लुगदी पढ़े होंगे किसमें, पुस्तक कला में। आप लुगदी पढ़े होंगे पुस्तक कला में। कागज, दिया सलाई, खंभे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो वन की कटाई होती है उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण, जो कनाडा है, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत सुविधा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक, ठीक है, अखबारी कागज तथा लुगदी बनाया जाता है। अब देखो, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर इससे संबंधित व्यवसाय बहुत उन्नतशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक कागज या तथा लुगदी बनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हमने देखा, ठीक है, रॉल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा बालरस आदि पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों की लीसा से तैयार किए जाते हैं। देखो बहुत सी सुगंधित चीज़ें हैं जो पेड़ के लीसा से हम तैयार करते हैं। इससे प्लाईवुड भी बनाया जाता है। लुगदी से हम क्या करते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं। आप देखोगे आपके घर में भी हो सकता है दरवाज़ा हो तो वो क्या, पेड़ की लुगदी से बनाया गया है, यानी प्लाईवुड। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको, ठीक है, कागज़ कैसे बनाया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। एक क्रियाकलाप है, इसको आप कीजिएगा अपने घर पे, एक बार प्रैक्टिकल कीजिएगा। हाँ प्रैक्टिकल कीजिएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के संरक्षण में, उनकी देखरेख में कीजिएगा ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। जो यहाँ के कुछ लोग रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ करके जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पालने के लिए बड़े बड़े समूह के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए। यानी इनका फार्मिंग, पालन करने के लिए बड़ा बड़ा फार्म बनाया गया है, जिसका नाम आप फार्म हाउस समझते हो ना, तो फार्म बनाया गया है इनका फार्म। किनका फार्म, यानी कि पशुओं को पालने वाला फार्म बनाया गया है। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पादित, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल
रूस तथा कनाडा में, ठीक है, कनेडियन नेशनल और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिण सीमा पर स्थित हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये बहुत बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, टुंड्रा प्रदेश। तो हमने देखा टैगा प्रदेश के बारे में, अब इसके बाद क्या है, टुंड्रा प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में टुंड्रा प्रदेश के बारे में समझेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी आपका प्रश्न होगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उत्तर उसका अवश्य दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश को जैसे इसको हम समझें, वैसे हम क्या समझेंगे, टुंड्रा प्रदेश के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।